हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षाविद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए फिर से प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आ गया हूं। और दोस्तों, आज जो प्रैक्टिस सेट हमारा होने वाला है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 43 से प्रैक्टिस सेट नंबर 47 तक होने वाला है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पीछे की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से आप लोग उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी जो है सो आपका एग्जाम रेलिवेंट इसमें जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम रेलिवेंट हैं। अगर आप लोग देख रहे होंगे एग्जाम रिव्यू को, एनटीपीसी का जो कंटिन्यू चल रहा है, तो बहुत सारे आपको जीके में क्वेश्चन जो है सो प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट से देखने को मिलेंगे। साथ में जो है सो इसका डिस्कशन भी हमारे द्वारा कराया जा रहा है। तो आप लोग जो है सो पूरा वीडियो में बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अब क्या होता है कि बहुत सारे दोस्तों के साथ होता क्या है कि कोई प्रश्न अगर उनको दिखता है तो उनका आंसर पता होता है तो वो स्किप करके निकल जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर उससे रिलेटेड भी अगर कोई इंफॉर्मेटिव नॉलेज होगा तो वह भी मैं आप सबों के साथ शेयर करता हूं। तो इसलिए जो है सो आप लोग वीडियो में को बिना स्किप किए और पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप सबों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब को भी क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आप सबों के तरफ से एक छोटा सा प्यार मुझे भी मिल सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 43। तो फ्रेंड्स, देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 43 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। तो सबसे पहले देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब दक्षिण अफ्रीका की बात आती है तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो यह गए थे 1893 में। ठीक है, 1893 में जो है सो दक्षिण अफ्रीका गए थे। और जाने के ठीक एक साल के बाद क्या हुआ था? 1894 की घटना, उसको भी याद रखिएगा। वहां पर दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया, ठीक है, नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी गांधी जी ने। और कई बार प्रश्न जो है सो पूछा भी गया है। तो थोड़ा सा टफ टाइप का प्रश्न है, यूनिक है, लेकिन देखिएगा आप लोग जरूर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो है सो नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में की थी और 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और साथ में देख लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका से वापस किस वर्ष लौटे थे, यह भी पूछा जाता है। तो वह लौटे थे आपके 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए जो है सो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी है। ठीक है, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखे? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि हर सेट में जो सो देखा जा रहा है 2 से 3 4 क्वेश्चन जो है सो गांधीयन फेज से रिलेटेड आपका आ रहा है। तो गांधीयन फेज को 1 से 2 बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिस बुक को भी आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। साथ में जो भी क्वेश्चन हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आता है तो मैं उससे रिलेटेड जो भी होता है डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी है। तो देखिए, वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक हो जाएंगे R.K. नारायण। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वेटिंग फॉर महात्मा के लेखक हो जाएंगे R.K. नारायण। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, धन्नूलाल मिश्र। एक तरफ आपके कुछ शास्त्रीय गायक हैं और उनसे संबंधित घराना दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि इनका सुमेल करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है उसमें है धन्नूलाल मिश्र। तो देखिए, धन्नूलाल जो मिश्र हैं यह आपके किराना घराना से संबंधित हैं। दूसरे हैं ऑप्शन नंबर बी, बड़े गुलाम अली खां। तो बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराना से संबंधित है। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरी लता मंगेशकर जी भिंडी बाजार से संबंधित है। चौथे मल्लिकार्जुन मंसूर जो हो जाएंगे सो अतरौली घराना से संबंधित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपका राइट कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, कल के कमेंट बॉक्स में जो है सो के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यह था कि भारत भारती के लेखक कौन थे। ठीक है, तो भारत भारती के लेखक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। और इस प्रश्न का सही जवाब दिया है शुभम कुमार जी ने। तो बहुत बहुत बधाई हो शुभम कुमार जी। इसी तरह से आप निरंतर प्रयास करते रहिए और हमारे साथ साथ जो है सो बुक के साथ भी बने रहिए। जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं एकदम आपका 110% है कि आप जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो फिर से आपको बहुत बहुत बधाई है आपके अपने इस चैनल की तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं। ठीक है, तो भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार को बताना है। तो देखिए, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका परमवीर चक्र और दूसरे की बात करेंगे तो वो हो जाएगा अशोक चक्र।
ठीक है, कौन हो जाएगा? परमवीर चक्र और अशोक चक्र भारत के 2 वीरता पुरस्कार हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन असत्य है? तो देखिए एक तरफ तो कुछ नदियां दिख रही हैं, दूसरी तरफ आपके उनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं उनसे क्या है रिलेटेड आपका। फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए जो है पूछ रहा है कि महानदी की कौन कौन सी सहायक है। तो देखिए महानदी की सहायक पायरी, हंसदेव और तेल, तो यह तो आपका जो है सो सही सुमेलित है। दूसरी है गोदावरी, तो गोदावरी की सहायक नदियां पूर्णा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, तो ये भी सही है। तीसरी कृष्णा की बात करेंगे तो कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा हो जाएगी, मालप्रभा हो जाएगी और कोयना नदी, तो यह भी तीनों सही है आपका। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है? गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी की जो है सो आपकी सहायक नदियां हेरांगी, हेमावती और अमरावती नहीं है। ठीक है, आपकी हेमावती हो, अमरावती हो या हेरांगी हो, तो ये सभी जो है सो आपकी कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो देखिए डाक वितरण में तीव्रता लाने के लिए पिन कोड का प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 को। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 1972 को इसकी शुरुआत की गई। तो प्रश्न नंबर 6 से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। साथ में देख लेते हैं पिन जो है, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए पिन जो होता है, पिन कोड, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या हो जाएगा? पोस्टल इंडेक्स नंबर फुल फॉर्म हो जाएगा इसका। पोस्टल इंडेक्स नंबर फुल फॉर्म हो जाएगा पिन के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपके कुछ झील से रिलेटेड दिख रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नाम है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है आपकी सबसे गहरी झील। तो देखिए सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो लेक बैकाल। ठीक है, सबसे गहरी झील कौन सी? लेक बैकाल, तो यह जो है सो आपका कथन सुमेलित है। दूसरा है कि सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कि सबसे बड़ी नदी द्वीप, तो सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली हो जाएगी जो कि असम में है, सही है ये भी। तीसरा है नेक्स्ट है आपका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका माउंट विसुवियस नहीं हो जाएगा। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात करेंगे तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? डेल सेलागो। ठीक है, कौन हो जाएगा? डेल सेलाडो। डेल सेलाडो कहाँ पे है? तो यह ज्वालामुखी जो है यह आपकी चिली में है। दक्षिण अमेरिकी देश है चिली। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, तो चिली में जो है सो यह आपका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो जाएगा। क्या नाम है? तो डेल सेलाडो। ठीक है, डेल सेलाडो चिली की सबसे, चिली की नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची स्थान पर स्थित ज्वालामुखी है। और अगर चिली के कैपिटल की बात करेंगे तो चिली का कैपिटल क्या हो जाएगा? सेंटियागो। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेंटियागो चिली का कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ देश के नाम, दूसरी तरफ मुद्रा के नाम। तो आइए देख लेते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जापान की मुद्रा को येन बोलते हैं, कई बार प्रश्न आ चुका है, सही है। दूसरा ब्राजील की मुद्रा को रियाल बोलते हैं, यह भी सही है। तीसरा चाइना की मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं, यह भी सही है। और इजराइल की मुद्रा को डॉलर। तो देखिए इजराइल की मुद्रा को डॉलर नहीं बोला जाता है। ठीक है, इजराइल की मुद्रा को क्या है? इजराइल की मुद्रा को डॉलर नहीं बोलते हैं। बात करेंगे अगर इजराइल की मुद्रा की, तो इजराइल की मुद्रा को बोलते हैं इजराइलियन शकल। ठीक है, इसकी इजराइल की मुद्रा को क्या बोलते हैं? इजराइलियन शकल जो है सो इसकी मुद्रा को बोलते हैं। साथ में एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, चीन की मुद्रा। ठीक है, तो देखिए चीन की मुद्रा जो रेनमिनबी दी गई है, तो देखिए एक्चुअली में चीन की मुद्रा रेनमिनबी ही है, लेकिन येन जो आपको दिखता है, सॉरी युआन जो होता है, तो युआन क्या है? तो युआन है आपकी रेनमिनबी की एक यूनिट होती है युआन। ठीक है, काउंट किया जाता है आपका युआन में ही, लेकिन करेंसी रेनमिनबी ही है चाइना की। साथ में कैपिटल सबकी देख लेंगे तो जापान का कैपिटल टोक्यो पता है, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया हो जाएगा, चाइना का कैपिटल बीजिंग हो जाएगा, और इजराइल का कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? जेरूसलम हो जाएगा इजराइल का कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर क्या करना, विचार करना। देख लेते हैं। पहला है आपका कि शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु दर का आकलन करते हैं। देखिए 1 महीने से रिलेटेड नहीं होता है, तो 1 महीना जो बाउंडेशन दिया गया यह गलत है, तो यह ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या होती है, तो यह भी जो है सो आपका प्रति वर्ष 100 से नहीं होता है, तो यह भी आपका गलत है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्न में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारा गया था। ठीक है, तो 1984 में आपका ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया गया था। पूछा भी गया था कि ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष चलाया गया था, तो 1984 में याद रखना एक क्वेश्चन यह भी। साथ में देख लेते हैं कि 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था उसमें कौन मारा गया था। देखिए उसमें मारा गया था जरनैल सिंह भिंडरवाले। ठीक है, कौन मारे गए थे, तो जरनैल सिंह भिंडरवाले। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था यह एक तरह का आपका सिख समुदाय से जुड़ा हुआ एक सत्याग्रह था, जिसमें जो है सो आपका नए भूमि खालिस्तान की मांग की गई थी और इंडियन आर्मी के द्वारा जो है सो यह ऑपरेशन आपका चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके कुछ उपनाम है और संबंधित जो है सो देश हैं, तो देख लेते हैं कौन सा है। पहला जो है आपका आइलैंड ऑफ फायर। तो देखिए आइलैंड ऑफ फायर जो है सो आइसलैंड को बोला जाता है, तो यह जो है सो ऑप्शन सही है। दूसरा है पर्ल ऑफ द ओरिएंट। तो पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को बोला जाता है। ठीक है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसको, सिंगापुर को बोला जाता है, तो यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है उड़ती मछली का देश। तो उड़ती मछली का देश बारबाडोस को बोलते हैं। ठीक है, उड़ती मछली का देश बारबाडोस को बोलते हैं, तो यह भी सही है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तीनों के तीनों सही सुमेल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंस मेला का आयोजन किया जाता है। तो देखिए कंस मेला के आयोजन की बात करेंगे तो कंस मेला का जो आयोजन है यह किया जाता है मथुरा में। ठीक है, यूपी के मथुरा में जो है सो कंस मेला का आयोजन किया जाता है। कंस कौन थे, तो श्री कृष्ण के मामा श्री थे कंस। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की बात हो रही है, तो कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हो जाएगी आशा पूर्णा देवी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी, तो आशा पूर्णा देवी। और देख लेंगे कि अगर आशा पूर्णा देवी के बारे में देखेंगे तो आशा पूर्णा देवी को आपको कब, तो 1976 में 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस भाषा के लिए, तो बांग्ला के लिए। ठीक है, बांग्ला भाषा के लिए। तो प्रथम महिला जो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कौन हो जाएंगी, आशा पूर्णा देवी। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है। तो कई बार टीवी ऐड भी जब हम लोग छोटे थे उस समय भी दिखाया जाता था। दो बूंद जिंदगी का कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो यह आपका पल्स पोलियो अभियान से संबंधित है। दो बूंद जिंदगी के लिए यह पल्स पोलियो से संबंधित एक अभियान चलाया गया था जो कि अभी भी कंटिन्यू है। और तो 14th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ में देख लीजिए, अगर पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे अमिताभ बच्चन। ठीक है, कौन हो जाएंगे, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो है सो पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे पल्स पोलियो अभियान के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था 1995 में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। स्थापना कब हुआ, तो 1995 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत में जो है सो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। और यह जो है सो अटल जी के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। कब, तो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे जो है सो मनाया जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो विश्व के अगर सबसे पुराने वेब ब्राउज़र की बात करेंगे तो विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र हो जाएगा www, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर वर्ल्ड वाइड वेब की बात करेंगे, अगर इसका इन्वेंशन, तो इसका इन्वेंशन किया था टिम बर्नार्स ली ने। ठीक है, किसने किया था? टिम बर्नार्स ली ने जो है सो www का इन्वेंशन किया था। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है। ठीक है, बुक का क्या नाम है? तो नो अदर वर्ल्ड। तो देखिए, नो अदर वर्ल्ड के लेखक हो जाएंगे राहुल मेहता। ठीक है, प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो अदर वर्ल्ड के लेखक हो जाएंगे राहुल मेहता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि स्पुतनिक 1 निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो स्पुतनिक 1 जो है यह आपका सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक अंतरिक्ष यान है था। स्पुतनिक 1 किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक अंतरिक्ष यान था। और एनटीपीसी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो काफ़ी जो है सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि फुटबॉल का खेल डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, फुटबॉल के खेल को जनरली सॉकर लीग भी बोला जाता है। ठीक है, कई जगह होता है जो आपका सॉकर लीग होता है। तो सॉकर से मतलब क्या है? फुटबॉल का खेल। तो फुटबॉल के खेल को आमतौर पर सॉकर भी बोलते हैं। प्रश्न से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रीवियस वीडियोस में व्यूज़ तो सही से ठीक से आ जाते हैं, सभी लोग वीडियो पे प्यार दे रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो आशा आप सबों से यही रहेगा कि इस वीडियो से आप लोग लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने इस भाई को जो है सो अपने शिक्षाविद आयुष परिवार को बड़ा करने में आप लोग अपना अहम योगदान दे सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का स्टार्ट होता है सेट प्रैक्टिस नंबर 44। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 44 की अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सुमेलित कीजिए का है। तो एक तरफ आपके कुछ ग्रंथ हैं और दूसरे तरफ उनके रचनाकार या ग्रंथकार हैं, तो उनका आपको मिलान करना है। पहला ग्रंथ है कि अभिनव भारत का सार संग्रह। ठीक है, अभिनव भारत सार संग्रह। तो अभिनव भारत सार संग्रह के लेखक हो जाएंगे माधव विद्यारण्य। ठीक है, कौन हो जाएंगे? माधव विद्यारण्य। तो ए ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं ध्रुपद टीका। तो ध्रुपद टीका के रचनाकार या ग्रंथकार हो जाएंगे भरताचार्य। यह आपका हो गया। दूसरा है अनुपम संगीत विलास। तो अनुपम संगीत विलास के ग्रंथकार हो जाएंगे भाव भट्ट। और मान कौतूहल, तो मान कौतूहल के लेखक हो जाएंगे राजा मानसिंह। तो इस तरह से देखिएगा, तो इस तरह से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत की स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, इनमें से आपको चेक करके बताना है कि कौन सा जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है। तो पहला ऑप्शन है आपका चिल्का झील, दूसरा डल झील, तीसरा नागिन झील, चौथा है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो देखिए, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है इसको जो है सो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया सुंदरबन नेशनल पार्क को। यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें क्या हो जाएगा? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यह जो है सो विश्व विरासत स्थल कौन सा हो जाएगा? तो सुंदरबन को जो है सो विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। साथ में चिल्का झील है, नागिन झील है, डल झील है। देख लेते हैं चिल्का झील क्या है? आपकी ओडिशा की झील है, साथ में भारत की सबसे बड़ी झील भी है चिल्का झील। डल झील की बात करेंगे तो डल झील आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नागिन झील भी आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सुंदरबन नेशनल पार्क की बात करेंगे तो सुंदरबन नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है सो दूसरे विश्व युद्ध, जो कि दूसरा विश्व युद्ध के समय काल की बात करेंगे तो 1939 से 1945 जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसकी समाप्ति के बाद जो है सो या इसको इस समाप्ति को लेके आपका संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, ताकि जो है सो अब विश्व युद्ध ना हो और सभी देश जो है सो आपस में बैठ के किसी भी वार्ता पे जो है सो आसानी से एक दूसरे की राय को लेते हुए चर्चा कर सके। तो इससे रिलेटेड
रिलेटेड जो है सो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? तो यह आपका 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथ में एक और चीज़ देख लीजिए कि 24 अक्टूबर के दिन जो है सो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न सूचियों को का सही सुमेल करें। एक तरफ आपके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है और उनसे जुड़े हुए शहर जो है सो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है NH5। तो अगर NH5 की बात करेंगे तो NH5 जो है यह आपका जोड़ता है पुणे से हैदराबाद को। ठीक है, NH5 किसको जोड़ता है? सॉरी, NH5 जो है सो आपका भुवनेश्वर और चेन्नई को जोड़ता है। NH5 किसको जोड़ता है? भुवनेश्वर से चेन्नई को जोड़ता है। दूसरा अगर बात करेंगे NH7 की, तो NH7 जो है यह आपका नागपुर से वाराणसी को जोड़ता है। फिर अगर NH9 की बात करेंगे तो NH9 आपका पुणे से हैदराबाद को जोड़ता है और NH12 भोपाल से जयपुर को जोड़ता है। तो इस तरह से जो है सो आपका राइट कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा स्कूट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? ठीक है, कौन सा जो है सो कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? तो आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं। कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है, तो देखिए कर्नाटक संगीत का जो इसमें से रूप नहीं होगा वह कृति। ठीक है, कृति क्या है? कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। बाकी देख लेते हैं, आपका थिल्लाना है, सोलकम है और टप्पा। ठीक है, थिल्लाना, सोलकम और टप्पा ये तीनों के तीनों कर्नाटक संगीत के अंग हैं। और तो प्रश्न से देख लीजिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं और उनसे विभाजित हुए देशों के नाम हैं। तो देखिए इसको आप लोग देख लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा से जर्मनी और पोलैंड अलग होते हैं। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा से कौन अलग होते हैं? तो जर्मनी और पोलैंड जो है हिंडनबर्ग रेखा से अलग होते हैं। साथ ही अगर मैगीनॉट रेखा की बात करेंगे तो मैगीनॉट रेखा से आपकी जर्मनी और फ्रांस अलग होती है। साथ में मैनरहीम रेखा की बात करेंगे तो रूस और फिनलैंड जो है सो मैनरहीम रेखा से अलग होती है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों ने इस टॉपिक पे अगर कंप्लीट वीडियो चाहते हैं, कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पे जो है सो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि देश के विश्व के जितने भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं और उनसे विभाजित देशों की जो सूची है वो आपको काफ़ी आसानी से जो है सो समझने को मिलेगा और रिलेट करके आप लोग आसानी से उसको एक वीडियो में ही पूरा कंप्लीट याद कर लीजिएगा। तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप लोग वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो देखिए अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को जो है सो नीरजा भनोट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, किस पुरस्कार से? तो नीरजा भनोट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नीरजा भनोट के बारे में देखेंगे तो यह जो है सो आपके इंडियन एयरक्राफ्ट में आपकी एयर होस्टेस हुआ करती थी और एक बार क्या हुआ था, प्लेन हाईजैक में जो है सो इनकी मृत्यु हो गई थी और साथ में जो है सो यह पूरे प्लेन के सभी पैसेंजर्स की सुरक्षा करते हुए इन्होंने अपनी जान गंवाई थी और काफ़ी वीरता और अदम्य साहस जो है सो इन्होंने दिखाया था। तो इन्हीं के सम्मान में जो है सो नीरजा भनोट पुरस्कार दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है? तो संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। साथ में अगर चमेली देवी पुरस्कार की बात करेंगे तो चमेली देवी पुरस्कार जो है यह पुरस्कार आपका दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को। ठीक है, चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सिर्फ महिलाओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और अगर टेम्पलेटन पुरस्कार की बात करेंगे तो टेम्पलेटन पुरस्कार जो है यह अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनों के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? तो देखिए अपने सुंदर सागर पुलिनों के लिए सबसे अधिक सुविख्यात राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। ठीक है, गोवा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गोवा की अगर बात करेंगे तो कैपिटल आप सबों को पता होगा, पणजी इसकी कैपिटल हो जाएगी। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था और इसको आज़ादी जो है सो 1961 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की प्रख्यात गायक पीर बख्श का संबंध था। ठीक है, प्रख्यात गायक पीर बख्श का संबंध किससे है? तो देखिए
प्रख्यात गायक पीर बख्श जो है इनका संबंध ग्वालियर घराने से है, ठीक है। पीर बख्श का संबंध किससे है? ग्वालियर घराने से। तो 9th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है यह आपकी नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित हो जाएगी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो महावीर पुरस्कार दिया जाता है अदम्य साहसी व्यक्ति को, ठीक है। अदम्य साहसी व्यक्ति को महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न का सही सुमेलित करें। तो यहाँ पर आपके कुछ घाटियाँ हैं, संबंधित राज्य हैं, तो आइए उनका मेल करते हैं। देखिए फूलों की घाटी जो है यह आपका फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगा? तो फूलों की घाटी हो जाएगी चमोली उत्तराखंड में, ठीक है। चमोली उत्तराखंड में हो जाएगी फूलों की घाटी। साथ में अगर सुरमा घाटी की बात करेंगे तो सुरमा घाटी आपका हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएगा सुरमा घाटी? असम में। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में हो जाएगा और कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा प्रश्न से राइट आंसर? तो 12th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो नेटिविटी चर्च जो है यह आपका स्थित है बैथलेहम में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है नेटिविटी चर्च? तो बैथलेहम में। बैथलेहम क्या है? तो ईसा मसीहा का जन्म स्थल, ईसा मसीहा का जन्म स्थल हो जाएगा बैथलेहम। बैथलेहम किस कहाँ पे पड़ता है? तो यह आपका इज़राइल में पड़ता है और जेरूसलम के नज़दीक में ही यह आपका जो है सो पड़ता है जगह। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ईसा मसीहा का जो है सो जन्म हुआ था। और देख लेंगे ईसा मसीहा का जन्म हुआ था, साथ में यहाँ पे नेटिविटी चर्च है, ठीक है। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो बैथलेहम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि नेपाल का विशेष भू राजनीतिक महत्व रहा है क्योंकि यह देश है। नेपाल का विशेष भू राजनीतिक महत्व रहा है, क्यों? तो देखिए भू राजनीतिक महत्व का सिर्फ एक ही कारण है, क्या कि चीन एवं भारत की सीमावर्ती व मध्यवर्ती देश रहा है। तो यह जो है नेपाल क्या आपका चाइना से भी बाउंड्री शेयर करता है, भारत से भी करता है और दोनों के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में काम भी करता है आपका नेपाल। तो आपका जो है सो बाकी का ऑप्शन कुछ एक करते हैं तो पर्वतीय है, ठीक है। नेपाल पर्वतीय भी है, यह एक अलग पर्वतीय देश है, यह हिमालय का वरद पुत्र है। तीनों सही है, लेकिन तीनों जो है सो आपके देखेंगे तो भौगोलिक महत्व रखता है। लेकिन अगर भू राजनीतिक महत्व की बात करेंगे तो भू राजनीतिक महत्व सिर्फ इसका एक ही कारण होगा, चाइना एवं भारत की सीमावर्ती व मध्यवर्ती देश रहा है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो देखिए मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ पे हुआ था? तो यह सम्मेलन जो है सो आपका स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम। यह सम्मेलन आपका कहाँ होता है? स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल में। और स्टॉकहोम आपका नोबेल पुरस्कार से भी काफ़ी जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है सो कहाँ दिया जाता है? तो स्टॉकहोम में इसकी वितरण की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो गगन नारंग के जब नाम आ जाता है तो गगन नारंग जो है यह आपके संबंधित है एयर राइफल शूटिंग से। गगन नारंग किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? तो एयर राइफल शूटिंग से। 16 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? तो देखिए 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल जो आयोजित होने हैं यह आपके होने हैं बीजिंग में, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित होने हैं? तो बीजिंग में। साथ ही देख लीजिए 2020 में जो आपका ओलंपिक होना था जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया, वह आपका कहाँ पे होना था? तो वह आपका जापान के टोक्यो में होना था। जापान के टोक्यो में होना था, जिसको कि अभी आगे बढ़ा के 2021 में कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 कि सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल डैश में आयोजित की जाती है। तो देखिए यह प्रश्न आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है। देख लीजिए इसको अच्छे से कि सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित होता है? तो यह हर साल जो है सो आपका यूपी की कैपिटल लखनऊ में आयोजन इसका किया जाता है। तो 18th के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स हर साल कहाँ आयोजित होती है? तो लखनऊ में आयोजित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इसरो के द्वारा जो है सो 19-20 में प्रक्षेपित किया जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो उसका नाम था आदित्य, ठीक है। और किस लिए था? तो यह सूर्य के अध्ययन के लिए जो है सो आपका
एक सैटेलाइट था। और बात करेंगे इस क्वेश्चन को ले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको देखा जाए तो यह जो है सो आपके कल के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कल के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। आप लोग अगर रिव्यू देखेंगे तो आप सबों को पता होगा। पूछा गया था कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 1920 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो उसका नाम है आदित्य। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, आदित्य। तो प्रश्न से 19th नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 44 का लास्ट क्वेश्चन है कि 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था। तो 1981 में जो प्रक्षेपित किया गया था भारत का पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम हो जाएगा आपका एप्पल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, एप्पल इसका नाम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते चलिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 45 का। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक की बात करेंगे तो इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे पामेला माउंटबेटन। ठीक है, इंडिया रिमेंबर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो पामेला माउंटबेटन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। तो देखिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो हरिवंश राय बच्चन साहब। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन साहब जो है सो सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे। सरस्वती सम्मान जो है सो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ठीक है, सरस्वती सम्मान जो है सो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और अगर बात करेंगे इसकी स्थापना की तो मतलब यह जो है सो आपका सरस्वती सम्मान 1991 से दिया जा रहा है। 1991 से दिया जा रहा है और पहली बार यह पुरस्कार किन सम्मानित व्यक्ति को मिला था, तो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है। तो अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादन में जो है सो अपनी ख्याति जो है सो प्राप्त की है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने किस क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि पाई है, तो शहनाई वादन के क्षेत्र में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक तरफ आपके कुछ समाचार पत्र हैं और उनके प्रकाशित देश के नाम हैं। तो ये देख लेते हैं। अगर बात करेंगे सबसे पहले आपकी डेली न्यूज़ की, तो डेली न्यूज़ का जो है सो संपादन या प्रकाशन किया जाता है न्यूयॉर्क में। ठीक है, डेली न्यूज़ का प्रकाशन कहाँ होता है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। साथ में अगर बात करेंगे प्रवादा की, तो प्रवादा जो है यह आपकी मॉस्को में प्रकाशित होती है। डेली मिरर की बात करेंगे तो डेली मिरर आपका लंदन में प्रकाशित होता है। और ले मोंडे, तो ले मोंडे यह आपका पेरिस में प्रकाशित होता है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क में प्रकाशित होती है, प्रवादा मॉस्को में प्रकाशित होती है, डेली मिरर लंदन में, और ले मोंडे जो है सो पेरिस में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स नामांकित से में से किससे जुड़ा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है। तो यह जो ऊपर में आपको एक सेंटेंस दिख रहा है क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यह किसके साथ जुड़ा है, तो यह शब्द जो है आपका विश्व बैंक के साथ जुड़ा है। ठीक है, किसके साथ जुड़ा है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ यह जो है सो शब्द जुड़ा है, वर्ल्ड बैंक के साथ यह शब्द जुड़ा है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो पुस्तक का क्या नाम है, तो द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो सैमुअल हंटिंगटन जो है सो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। पुस्तक का क्या नाम है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, सैमुअल हंटिंगटन इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है कि कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम है। तो देखिए सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सीपीयू का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेवेंथ के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सीपीयू को क्या बोला जाता है, तो सीपीयू को आपका बोला जाता है
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सीपीयू को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। विदाउट सीपीयू कंप्यूटर डजंट वर्क्स, मतलब बिना सीपीयू के क्या है, कंप्यूटर आपका वर्क नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? तो अगर बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय हो जाएंगे अर्जुन वाजपेयी, ठीक है। अर्जुन वाजपेयी हो जाएंगे माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथ में देख लीजिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले या विजय प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के थे, और एडमंड हिलेरी जो कि आपके न्यूजीलैंड के थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पीछे भी कई बार डिस्कस हुआ कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा हैली नेशनल पार्क। और यहाँ ऑप्शन से देखेंगे तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। 9th के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसी का पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क इसका नाम था। और जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 1936 में। और साथ ही यह क्या है? भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी देख लेंगे तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा यह आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उत्तराखंड में ही हो जाएगा, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोनों आपके उत्तराखंड में ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित खेल सितारों में से किसे प्रादेशिक सेना द्वारा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक प्रदान किया गया है? तो खेल सितारों मतलब आपके स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी में से कौन ऐसे हैं जिनको जो है सो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया है? तो इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया है कपिल देव साहब को, ठीक है। कपिल देव साहब को क्या है, इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया है। और साथ में यही रैंक जो है सो आपको धोनी जी को भी मिला हुआ है, ठीक है। MS धोनी को भी यही रैंक आपका प्राप्त है इंडियन आर्मी में। कौन सा रैंक है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल का। बात करेंगे अगर सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर को जो है सो आपका एयरफोर्स में, ठीक है, एयरफोर्स में इनको रैंक प्राप्त है। कौन सा रैंक है? तो देख लीजिए सचिन तेंदुलकर को एयरफोर्स में जो है सो आपका ग्रुप कैप्टन का रैंक प्राप्त है, ठीक है। कौन सा कैप्टन है? तो ग्रुप कैप्टन है ये। सचिन तेंदुलकर को ग्रुप कैप्टन का रैंक प्राप्त है भारतीय वायुसेना के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो देखिए कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि मोनालिसा की सुप्रसिद्ध चित्र को किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने। और अगर बात करेंगे लियोनार्डो दा विंची की, तो लियोनार्डो दा विंची जो है हो जाएंगे आपके इटालियन, ठीक है। कहाँ के हो जाएंगे? तो इटली निवासी थे, इटालियन आपके चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मोनालिसा काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है, किसके द्वारा बनाया गया? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, इटली के निवासी थे। अगर बात करेंगे पिकासो की, तो पाब्लो पिकासो जो है, पाब्लो पिकासो आपके स्पेन के, ठीक है, स्पेन के चित्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपको इनमें से आपको एक तरफ कुछ बुक हैं और उनके लेखक हैं, तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है ब्रोकन विंग। तो देखिए ब्रोकन विंग के लेखक हो जाएंगे सरोजनी नायडू, तो यह तो आपका सुमेलित है। दूसरा है ललिता। ललिता भी काफ़ी आपकी कह सकते हैं कि काफ़ी फेमस बुक थी। इसको लिखा था किसने? तो वाल्दिमीर नोवाकोव ने, ठीक है, वाल्दिमीर नोवाकोव ने लिखा था ललिता को, तो यह भी आपकी सही है। तीसरा है आपका इज़ यू लाइक इट, ठीक है, इज़ यू लाइक इट, तो इसके लेखक आपके सैले नहीं होंगे, ठीक है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? सैले नहीं होंगे। तो यही जो है सो आपका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न से राइट आंसर को होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इज़ यू लाइक इट के लेखक जो हैं सैले नहीं हैं। इसके लेखक हो जाएंगे विलियम शेक्सपियर, ठीक है। कौन हो जाएंगे? विलियम शेक्सपियर इसके लेखक हो जाएंगे। साथ में देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, इन इनक्लेव म्यूजिक, ठीक है, इन इक्वल म्यूजिक, तो इन इक्वल म्यूजिक के लेखक हो जाएंगे विक्रम सेठ, ठीक है। कौन हो जाएंगे? विक्रम सेठ। साथ में एक और बुक ब्रोकन विंग, इसको जरूर याद रखिएगा, पूछा भी गया है कई बार। ब्रोकन विंग के लेखक हो जाएंगे सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है लेज़र का तात्पर्य क्या है? मतलब क्या कि आपको लेज़र जो शब्द है इसका आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो लेज़र शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन फुल फॉर्म होता है आपका लेज़र का। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। लेज़र का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो यह प्रश्न तो आपका पीछे भी दिखा था, तो वह जो है सो आपको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो नीरजा भनोत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ऐसी महिलाओं को। कैसी महिलाओं को, तो किसी भी अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को नीरजा भनोत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बाकी के ऑप्शन को भी मैंने पीछे बता ही दिया था। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी महिला को, और टेम्पलेटन पुरस्कार की बात करेंगे तो यह आपका अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह आपका कहाँ पे है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है यूपी के कानपुर में। ठीक है, यूपी के कानपुर में कौन सा स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम स्टैब्लिश्ड है, स्थापित है कहाँ पे, कानपुर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि 10 पिन बॉलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। तो खेल का क्या नाम है, तो 10 पिन बॉलिंग। पूछा वही गया है कि 10 पिन बॉलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। तो अधिकतम जो है सो उसमें 300 स्कोर प्राप्त किया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है। तो देखिए अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब है कि छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा, इसी को अंतरिक्ष पर्यटन का नाम दिया गया है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष पर्यटन का क्या मतलब है, तो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, कौन सी पुस्तक, तो एन अनसुटेबल बॉय। तो देखिए अगर एन अनसुटेबल बॉय की बात होगी तो एन अनसुटेबल बॉय के लेखक हो जाएंगे करण जौहर। ठीक है, आप लोग इसको जरूर से देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। एन अनसुटेबल बॉय के लेखक हो जाएंगे करण जौहर, और यदि रहेगा कि एन असुटेबल बॉय, ठीक है, अन हट जाएगा, असुटेबल बॉय, तो असुटेबल बॉय के लेखक हो जाएंगे विक्रम सेठ। ठीक है, कौन हो जाएंगे, विक्रम सेठ उस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो असुटेबल बॉय विक्रम सेठ और एन अनसुटेबल बॉय के लेखक करण जौहर। ठीक है, भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो 19 से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि जिमी विल्स और लैरी सैंगर किससे संबंधित हैं। तो देखिए जिमी विल्स और लैरी सैंगर की बात करेंगे तो जिमी विल्स और लैरी सैंगर जो है सो विकिपीडिया के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। जिमी विल्स और लैरी सैंगर विकिपीडिया के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 20 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और वहीं फेसबुक के संस्थापक की बात करेंगे तो सबों को पता है फेसबुक के संस्थापक कौन हो जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे उसके संस्थापक। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 46। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको सही कथन को बताना है। पहला है आपका ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह सही है आपका कि क्या है कि ग्रैमी अवार्ड जो है सो यूएसए के द्वारा, पीछे भी मैंने बताया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में, तो ग्रैमी अवार्ड आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह ऑप्शन सही है। दूसरा है बाफ्टा पुरस्कार फिल्म से संबंधित है। तो बाफ्टा पुरस्कार भी फिल्म से संबंधित है, यह भी सही है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 1 के लिए राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड देख, कॉन्फ्रेंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर माई ईयर्स एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे यशवंत सिन्हा। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यशवंत सिन्हा होंगे इस पुस्तक के लेखक। पुस्तक का क्या नाम है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ अ स्वदेशी रिफॉर्मर माई ईयर्स एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो यशवंत सिन्हा इस बुक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात करेंगे तो द हेग में जो है सो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। और द हेग कहाँ पे पड़ता है, तो नीदरलैंड में आपका पड़ता है द हेग, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देख लेते हैं, कह रहा है पहला कथन है कि भारत खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। तो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान जो है सो बेंगलुरु में स्थित है, यह आपका ऑप्शन सही है। दूसरा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में अवस्थित है। तो यह भी क्या है, यह भी आपका सही है। तो प्रश्न से देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सही है। तो फोर्थ के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। तो देखिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे गोविंद शंकर कुरूप। पीछे भी बताया है मैंने कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति हो जाएंगे गोविंद शंकर कुरूप, जिनको क्या जी शंकर कुरूप भी बोला जाता है। कब इनको सम्मान मिला था यह, तो 1965 में। किस भाषा के लिए, तो मलयालम के लिए, मलयालम के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सो आपकी संविधान की 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं वर्णित है, उन्हीं भाषाओं में जो है सो साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। स्थापना की बात करेंगे तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो है सो 1965 से यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब हुई थी। तो देखिए ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी जो हुई थी यह आपकी हुई थी पेरिस ओलंपिक 1900 में। जो 1900 में ओलंपिक हुआ था पेरिस ओलंपिक, उसी में महिलाओं ने सर्वप्रथम जो है सो भागीदारी की थी। साथ में अगर देखें कि महिलाओं ने ओलंपिक की सभी प्रतिस्पर्धाओं में किस वर्ष भाग लिया था, तो 2012 में। ठीक है, 2012 के ओलंपिक में सभी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। साथ में अगर ओलंपिक खेल के बारे में देखेंगे तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1896 में। कहाँ पे, तो एथेंस में। एथेंस में जो है सो इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। ओलंपिक खेल में का जो एक सिंबल होता है इस टाइप से आपको दिखता होगा, 5 छल्ला। तो यह किसको सूचित करता है, तो यह आपका सूचित करता है 5 महादेशों को। ठीक है, यह किसको सूचित करता है, 5 महादेशों को। आप लोग सोचेंगे कि कुल महादेश की संख्या तो 7 है, फिर 5 को ही सूचित क्यों करता है। तो देखिए एक जो आपका छल्ला होता है वो आपका देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ साउथ अमेरिका, मतलब दोनों अमेरिका को सूचित करता है। और बात रही एक तो अंटार्कटिका को के लिए जो है सो कोई भी आपका सूचित नहीं होता है, क्योंकि अंटार्कटिका में देखेंगे तो वहाँ पे कोई भी जो है सो जनसंख्या नहीं है। वहाँ पे जो भी लोग हैं वो एक तरह से देखेंगे तो शोध संस्थान में वर्कर लोग हैं या साइंटिस्ट जो भी हैं वही वहाँ पे रहते हैं सिर्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होता है। तो सीपीयू के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए सीपीयू में जो है सो मुख्यतः आपके 3 यूनिट होते हैं। ठीक है, सीपीयू में मुख्यतः क्या होते हैं, 3 यूनिट होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो नियंत्रण यूनिट, जिसको आपको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, एक आपका हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और एक हो जाएगा आपका रजिस्टर्स। ठीक है, या आपका प्राइमरी मेमोरी जिसको बोलते हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे आते हैं। तो देखिए कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें सबसे अधिक विदेशी टूरिस्ट आते हैं, तो वह राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक विदेशी टूरिस्ट आते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ठीक है, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे वी.एस. नाइपॉल। ठीक है, कौन हो जाएंगे, वी.एस. नाइपॉल इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। पुस्तक का क्या नाम है, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। पुस्तक के लेखक हो जाएंगे वी.एस. नाइपॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, क्या नाम है, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट या फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए राधा रेड्डी का जो संबंध है वह आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित है। राधा रेड्डी का संबंध किससे है, तो यह कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएंगे। कुचिपुड़ी कहाँ की आपकी शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश की। ओडिसी की बात करेंगे तो ओडिसी आपकी ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य हो जाएगी। कत्थक की बात करेंगे तो उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम आपकी तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 एएसआई पद में ए क्या इंगित करता है। तो यहाँ पे जो एएसआई शब्द है उसके लिए जैसे ए इंगित करता है आर्कियोलॉजिकल को। एएसआई की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, एएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वैसे एक दूसरा भी टर्म देख सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर कि क्या आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो एएसआई का ऐसे फुल फॉर्म इस ऑप्शन से है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि आर के लक्ष्मण ने
किस रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो आर के लक्ष्मण की बात करेंगे तो आर के लक्ष्मण जो है सो एक कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है। आर के लक्ष्मण कौन है? तो एक कार्टूनिस्ट हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो होते हैं। तो देखिए इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, मतलब क्या इको फ्रेंडली होते हैं, उनको क्या इको मार्क दिया जाता है, ठीक है। इको फ्रेंडली जो होते हैं उनको इको मार्क उस उत्पाद को दिया जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध शहर है। तो देखिए स्पेन की मुंबई नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो स्पेन की मुंबई जो है सो बार्सिलोना को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेन की मुंबई इसलिए बोला जाता है क्योंकि मुंबई जो है सो भारत की फिल्म सिटी है और उसी तरीके से जो है सो स्पेन की फिल्म सिटी जो है वह बार्सिलोना है। तो स्पेन की मुंबई बोला जाता है बार्सिलोना को। साथ में अगर स्पेन की कैपिटल की बात करेंगे तो स्पेन का कैपिटल क्या हो जाएगा? मैड्रिड, ठीक है। स्पेन का कैपिटल हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन का कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। तो किसकी अवधारणा जो है सो अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? तो वह जो है सो आपकी सांप और सीढ़ी, ठीक है। सांप और सीढ़ी की जो अवधारणा है अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 की $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन है? कितना खर्च हुआ? $20 मिलियन। और इतने रुपए खर्च करके कितने दिन? तो 8 दिन गुजारा। कहाँ पे? तो अंतरिक्ष के ऑर्बिट में। तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था डेनिस टीटो, ठीक है। और एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे डेनिस टीटो। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? यह भी एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। एनटीपीसी 2016 का रियल डील के नाम से किसको जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड को, ठीक है। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। किस देश के आपके यह बॉक्सर हो जाएंगे? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बॉक्सर हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर किसने जीता है? तो सत्यजीत राय ने, ठीक है। सत्यजीत राय ने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल संकेतों को समावर्त संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? किसको? तो डिजिटल संकेतों को समावर्त संकेतों में परिवर्तित करने वाला जो उपकरण हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मॉडेम। कौन सा हो जाएगा? मॉडेम। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा मॉडेम। 20 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथ में अगर देखेंगे मॉडेम के बारे में तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। वाईफाई की बात करेंगे तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। और यूएसबी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तीनों ऑप्शन को देख लीजिए, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है फर्स्ट में कि टू लाइव्स, ठीक है। टू लाइव्स किसने लिखी है? तो टू लाइव्स जो है यह किसकी लिखी पुस्तक है? तो यह आपकी विक्रम सेठ की लिखी पुस्तक है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 47 है। और इस वीडियो के साथ साथ जो है सो यह आपका वीडियो में का लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो फिर से वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने शिक्षाविद उसके परिवार को जो है सो बड़ा करने में हमारा और आप सब जो है सो अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। शिक्षा.with.ayush अगर आप इंस्टाग्राम में टाइप करेंगे तो आप हमारे पेज पे पहुंच जाएंगे। काफ़ी यूज़फुल पेज है आप सबों के लिए कि स्टूडेंट्स को जो है सो उस तरह के पेज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वहाँ पे आपको नॉलेज और करंट रिलेटेड बातें जो है सो शेयर की जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ आपके कुछ पार्टी के नाम हैं और संबंधित देश हैं। तो देख लीजिए बाथ पार्टी की अगर बात करेंगे तो बाथ पार्टी जो है यह आपकी संबंधित हो जाएगी इराक से,
ठीक है। बाथ पार्टी किससे संबंधित हो जाएगी, तो इराक से संबंधित पार्टी है। दूसरा लिकुड पार्टी, तो अगर लिकुड पार्टी की बात करेंगे तो लिकुड पार्टी इजराइल से संबंधित है। आवामी लीग जो है यह बांग्लादेश की पार्टी है और इकांथा फ्रीडम्स पार्टी दक्षिण अफ्रीका की पार्टी है। फिर से एक बार सबको देख लीजिए, तो बाथ पार्टी इराक की, लिकुड पार्टी इजराइल की, आवामी लीग बांग्लादेश की पार्टी है और इकांथा फ्रीडम पार्टी दक्षिण अफ्रीका की है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो प्रश्न का राइट कूट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट कूट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है। तो चार ऑप्शन है और इनमें से बताना है कि कौन ऐसे भारतीय हैं जिनको पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। तो कौन ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे, तो मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद को क्या है, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है। तो मुल्कराज आनंद जो है वह पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। साथ में देख लेते हैं, पहले नंबर ऑप्शन गोविंद बिहारी लाल हैं, झुम्पा लहरी हैं और गीता आनंद, तो तीनों को क्या है, पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है सो 1917 में की गई थी। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी और यह पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, तो यूएसए के द्वारा। ठीक है, यूएसए के द्वारा जो है सो इस पुरस्कार को दी जाती है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, मुख्यतः जो है सो पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है, लेकिन साथ में देख लीजिए पत्रकारिता के साथ साथ आपका साहित्य और संगीत लेखन के क्षेत्र में भी, ठीक है, लिरिक्स राइटर को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। क्या नाम है, तो पुलित्जर पुरस्कार। स्थापना की बात करेंगे तो 1917 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि कीपिंग द फेथ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, कीपिंग द फेथ। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो सोमनाथ चटर्जी उस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ के लिए राइट आंसर होगा बी, कीपिंग द फेथ मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सोमनाथ चटर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जो है आपका ऑप्शन है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो यह आपका सही है। दूसरा है पीसीबी, तो पीसीबी होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये भी सही है। तीसरा सीए की बात करेंगे तो सीए आपका हो जाएगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, यह भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड नहीं होता है। देखिए ईसीबी जो है सो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड होता है, लेकिन और इसके साथ कुछ ऐड है। तो ईसीबी का पूर्ण रूप होता है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट कप। ठीक है, इंग्लैंड और यहाँ पे आपका मिसिंग है वेल्स। ठीक है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जो है सो ईसीबी का पूर्ण रूप होता है। तो प्रश्न नंबर फिफ्थ के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित आपका नहीं है कौन सा, तो पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र, तो यह जो है सो आपका बेंगलोर में है, यह आपका सही है। दूसरा है भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, तो भारतीय वन्य प्राणी संस्थान जो है सो देहरादून में, यह भी सही है। तीसरा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हो जाएगा भोपाल में। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ हो जाएगा, भोपाल में। साथ ही ऑप्शन डी देख लीजिए, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, तो अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ कि प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया था। तो यह क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ खेला गया था, तो इंग्लैंड में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कप की बात हो रही। तो फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है कब हुआ था, 1975 में फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था। और इसके विनर कौन हो जाएंगे, तो इसके विनर थे वेस्ट इंडीज़। ठीक है, इसके विनर हो जाएंगे वेस्ट इंडीज़। पहले दो वर्ल्ड कप 1975 और 1979 दोनों के विनर आपके हो जाएंगे वेस्ट इंडीज़। और 1975 जो प्रश्न पूछा गया कि प्रथम एक दिवसीय विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ हुआ था, तो यह जो है सो आपका इंग्लैंड में हुआ था। तो विजेता टीम रही थी वेस्ट इंडीज़ और उप विजेता टीम थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देखिए रेड क्रॉस जो संस्थान है इसको शांति का नोबेल पुरस्कार जो है सो कब कब दिया गया है, तो वही पूछा गया। तो रेड क्रॉस को जो है सो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो राइट आंसर 8th के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होंगी। तो श्रीनगर एक ऐसा नगर है जहाँ पे कभी भी जो सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर
प्राप्त नहीं होगी। इसका मुख्य रीजन क्या है कि यह जो नगर है आपकी जो है सो पर्वतीय क्षेत्र में आती है और यहाँ पर सूर्य जो है सो कभी सीधे रेखा में नहीं आ सकती है। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि चारों तरफ से आपकी पहाड़ियाँ हैं और श्रीनगर जो है क्या है आपकी जो है सो घाटी में जो है सो बसा हुआ है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की डेटा प्रोसेसिंग में एसएपी का पूरा अर्थ क्या है? तो देखिए डेटा प्रोसेसिंग में एसएपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इसका पूर्ण रूप होता है। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि कितनी नावें में कितनी बार, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे? अध्येय। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अध्येय इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, अध्येय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी हो जाएगी? तो पहली सफलतापूर्वक देशज मिसाइल पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली कौन सी हो जाएगी? उसका नाम हो जाएगा आपका पृथ्वी। ठीक है, उसकी क्या नाम है? तो उसकी नाम हो जाएगी पृथ्वी। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान जो है यह आपकी बरेली में स्थित है। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है सो आपकी बरेली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको बोलते हैं? बेंगलोर को। तो राइट आंसर 14 के लिए ऑप्शन नंबर डी। बेंगलोर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगर बोलते हैं। साथ में आपको इसको जो है सो सिलिकॉन वैली, ठीक है, सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को बोलते हैं। सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न मतलब मानसिक रूप से कमजोर या बीमार व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी है। तो तमिलनाडु में मानसिक रूप से खिन्न व्यक्तियों का इलाज करने के लिए जो पहाड़ी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कुट्रायलम। ठीक है, क्या पहाड़ी है? तो उसको कुट्रायलम बोलते हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए पोलो के जो पारंपरिक खेल है उसमें प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। ठीक है, पोलो के प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या होती है 4। तो प्रश्न नंबर 16 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए पोलो में है आपका 4 हो जाएगा, लेकिन अगर पोलो के साथ वाटर शब्द आ जाए, वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में एक टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 7। पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पीछे भी कई बार मैंने डिस्कस किया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बोला जाता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बोला जाता है। 17 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का क्या नाम है? स्टेट ड्राइव। तो स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुनील गावस्कर। ठीक है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कौन हो जाएंगे? सुनील गावस्कर जो होंगे स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। साथ में एक और पुस्तक इनकी काफ़ी चर्चित है, उसका नाम है सनी डेज। ठीक है, सनी डेज। तो सनी डेज पुस्तक के भी लेखक आपके हो जाएंगे सुनील गावस्कर। कौन कौन सी बुक? तो सनी डेज और स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुनील गावस्कर। तो 18 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया? तो राजीव गांधी को। ठीक है, राजीव गांधी को मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष? 2 दिन से यह प्रश्न लगातार हो रहा है। तो मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों को जो है सो 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और बात करेंगे भारत रत्न की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 से जो है सो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए और बी, तो दोनों जो भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे इंद्र कुमार गुजराल और पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन दोनों में से किन्हीं को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, कैप्चा क्या है? कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। किस लिए? तो यह भी जो है सो आपका एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। ठीक है, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने का एक प्रोग्राम है कैप्चा।
तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है सो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 47 के साथ साथ ये वीडियो भी आपका कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। जो भी दोस्त आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ स्टैटिक जीके पढ़ने में अगर इच्छुक हैं, जानने समझने और उससे रिलेटेड बात को समझना चाहते हैं, तो उन सबों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।